नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है मार्क्संस फार्मा लिमिटेड। और मार्क्संस फार्मा में ये जो वीडियो है ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस बार जो क्वार्टर 3 के नंबर आए उसकी भी हमने बिल्कुल भी चर्चा नहीं की। प्लस जिस लेवल में मार्क्संस फार्मा ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर दो किस्म की चीज़ें चल रही हैं। पहला एक्यूमुलेशन और दूसरा है डर। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्क्संस फार्मा में जो लगातार सवाल आ रहे हैं वो इसी दो आप कह सकते हैं सिनेरियोज की ओर आप कह सकते हैं इशारा कर रहे हैं। तो किस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं, क्वार्टर 3 के नंबर कैसे आए, फ्यूचर में किस प्रकार की इन्वेस्टमेंट है, एक्विजिशन है, प्लस यूएस को लेकर के क्या चल रही हैं, ओवर द काउंटर मेडिसिन जिसकी ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं डोमिनेंट पोजीशन में है, उसका क्या हाल है, इन तमाम चीज़ों में हम चर्चा करेंगे। और टेक्निकली एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है मार्क्संस फार्मा के साथ, उस पर भी आएंगे। अगर आप मार्क्संस फार्मा में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आने वाली है दोस्तों। ओके, आपसे बस एक दरखास्त है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपको पता है इस प्रकार की वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। आपको किसी अन्य स्टॉक में चर्चा करानी हो ये भी ज़रूर बताइएगा। ओके नाउ अब एक एक करके आते हैं। देखिए सबसे पहले मार्क्संस फार्मा ने ना रिसेंटली क्वार्टर 3 के नंबर पेश किए और क्या दिखाया कंपनी ने, एक मजबूत परफॉर्मेंस। ये क्यों, इसके बावजूद कि कुछ ना प्राइसिंग इश्यूज कुछ मार्केट में था, उसके बावजूद कंपनी ने अच्छे नंबर दिए। कंपनी लगातार एक ट्रांजिशन फेज में है जहां पर वो ना सिर्फ एक प्योर जेनरिक प्लेयर की बजाय एक मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशन और ओवर द काउंटर स्पेशलिस्ट बनने की तैयारी कर रही है। यानी मार्क्संस फार्मा भी एक ट्रांजेक्शन फेज में है। ठीक है, नाउ क्वार्टर 3 के नंबर हमें क्या बताते हैं, किस प्रकार की चीज़ें हैं। कंपनी ने ना हाईएस्ट एवर रेवेन्यू शो किया, ड्रिवन प्राइमरली बाय ज़बरदस्त डिमांड है नॉर्थ अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन मार्केट में। ठीक है, नाउ अब आप एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग रेवेन्यू में 10.6% का ज़्यादा जंप है। एबिटा आप देखोगे तो 23.2% का जंप है इसमें। फिर एबिटा मार्जिन 217 बेसिस पॉइंट की इसमें जंप है। फिर नेट प्रॉफिट में आएंगे, पैट में 8.2% का आपको जंप देखने को मिलेगा। फिर बात कर लें ईपीएस की, बेसिक ईपीएस की, उसमें 8.2% का जंप है। यानी प्राइमा फेसी हमको दिख रहा है हर एक चीज़ में बढ़ोतरी है। अब जब इतनी अच्छी बढ़ोतरी थी तो स्टॉक चला क्यों नहीं आखिर। ठीक है, और बल्कि आज की जो गिरावट है, जो क्लोजिंग 180 के नीचे क्लोज दिया है, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। हाँ, लेकिन इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है, जिस प्रकार का क्रैश आज निफ्टी में हुआ है ना, उसके सामने तो कंपनी ने ठीक ठाक से ही नंबर पेश किए हैं। ओके नाउ देखो, सबसे पहला है मार्जिन एक्सपेंशन। जो एबिटा मार्जिन में एक जंप आया ना, वो क्यों आया, एक बहुत ही अच्छा फेवरेबल प्रोडक्ट मिक्स दिखा जिसमें ओटीसी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा हाई था और एक काफ़ी शानदार आप कह सकते हैं जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है उसमें कमी देखने को मिली। तो ये परफेक्ट सिनेरियो होता है मार्जिन एक्सपेंशन का। फिर बात कर लेते हैं सेगमेंट परफॉर्मेंस की। तो देखो यूएस और नॉर्थ अमेरिका में आप देखोगे 412 करोड़ रुपए का धंधा हुआ, 16.9% का जंप है ईयर ऑन ईयर, और ये 54.7% का कंट्रीब्यूशन दिए हैं ओवरऑल रेवेन्यू में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 61.4 करोड़ का बिजनेस है, 30% से भी ज़्यादा जंप है ईयर ऑन ईयर। फिर यूके और यूरोप में देखोगे 258.2 करोड़ रुपीस का यहाँ पे एक बिजनेस हुआ है। देखो ये ईयर ऑन ईयर फ्लैट था यूके यूरोप में, क्यों, प्राइसिंग इरोजन हुआ पर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स में। देखो, और जैसा हमको पता है अब ईयू और इंडिया के साथ ट्रेड डील हो गई है, तो ये जो चीज़ है ना कहीं पॉजिटिव होती हुई आपको आने वाले समय दिखाई देगी। हाँ, यूरो ट्रेड डील हो गई है लेकिन अभी वो ऑन पेपर है, अभी वो पूरी तरह से लागू होने में लगभग 1 साल कहा जा रहा है लगेंगे। तो मैं जब ये कहता हूँ उसके बाद ये नहीं कि नेक्स्ट क्वार्टर में चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, समय लगेगा। बट हाँ, ट्रेड डील जो है वो एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ तो ज़रूर है। फिर आते हैं आगे, उससे पहले दोस्तों आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा मात्र 11% ऐसे व्यूअर हैं जो वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इन 88.9% में हैं, आपका भी धन्यवाद कि आप हमारा वीडियो देखते हैं। बट प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं बता दूं इस प्रकार के डिटेल एनालिसिस वीडियो में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं अलग अलग चीज़ों के साथ
आप कह सकते हैं सामने लाना पड़ता है वीडियो को। सो आप प्लीज़ उस लाल बटन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा। ओके, नाउ अब बढ़ते हैं स्ट्रेटेजिक प्लान और रीसेंट इन्वेस्टमेंट। तो देखो, मार्क्सन ना बहुत एग्रेसिव होकर के एक्सपैंड कर रहा है अपने ग्लोबल फुटप्रिंट को और स्केल कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को। ऐसा क्यों है? देखो, सबसे पहला है यूएस ऑर्डर बुक। कंपनी ने डिस्क्लोज किया है इनके पास एक बहुत ही बढ़िया ऑर्डर बुक है जो अब $220 मिलियन को भी पार कर गई है यूएस मार्केट में। और ये क्या प्रोवाइड करता है? एक हाई रेवेन्यू विजिबिलिटी आने वाले कुछ क्वार्टर्स के लिए, कहीं नहीं कहना चाहिए, कुछ क्वार्टर्स के लिए। फिर कुछ नई सब्सिडरीज भी हैं। Q3 2026 में कंपनी ने इनकॉर्पोरेट किया है मार्क्सन्स यूरोप लिमिटेड। ये आयरलैंड में है और मार्क्सन्स कनाडा, जिसे नाम सही है, कनाडा में है, ताकि वो स्टैब्लिश कर पाए एक डायरेक्ट प्रेजेंस इन रेगुलेटेड मार्केट्स में। यानी कंपनी नॉर्थ अमेरिका को लेकर के अभी बहुत ज़्यादा सीरियस है। और मैं बता दूं आपको, जिस तरह से कनाडा बहुत कम डिपेंडेंट हो जाता है अमेरिकन मार्केट्स में, इंडियन कंपनीज के लिए स्पेशली मार्क्सन, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी समय से वहाँ है, वहाँ पे अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। फिर मर्जर एक्विजिशन आउटलुक क्या है? तो देखो, मैनेजमेंट ने इंडिकेट साफ साफ किया है वो बहुत एक्टिवली ना इवेल्युएट कर रही है। क्या इवेल्युएट कर रही है भैया? कि मर्जर और एक्विजिशन अपॉर्चुनिटीज़ को कहाँ पे? यूरोप में। विद पोटेंशियल डील एक्सपेक्टेड है कि वो मटेरियलाइज हो जाएगी फर्स्ट हाफ ऑफ 2026, यानी फर्स्ट हाफ ऑफ 2026। नाउ रेवेन्यू माइलस्टोन क्या है? देखो, कंपनी टारगेट कर रही है रेवेन्यू लगभग 4,000 करोड़ रुपए की इन द नेक्स्ट 2 और 3 ईयर्स बाय फाइनेंशियल 28, जहां पर लॉन्ग टर्म गोल ना 5,000 करोड़ रुपए का है। अच्छा, मैं डिस्क्लोजर रूप में बता दूं, मेरी या मेरी फैमिली मेंबर के पास ना मार्क्सन फार्मा की होल्डिंग है। और अगर आप पुराने व्यूअर हैं, आपको पता होगा मार्क्सन फार्मा जब ये 30-40 रुपये था, तब से कई जगह मेरे फैमिली मेंबर्स इसको एक रखे हुए हैं। बीच बीच में मैं खुद प्रॉफिट बुकिंग कर करके निकल के वापस इसमें एंट्री लेते रहता हूँ। और स्पेसिफिकली ये 150 से लेकर के ये 180, क्योंकि अभी टूट चुका है तो मैं इतना बड़ा नंबर ले रहा हूँ 30 रुपये का। ये तो इतना अच्छा एक्यूमुलेशन जोन है, जितना एक्यूमुलेशन बहुत आराम से इसमें हो जाए तो चीज़ें अच्छी है। देखो, प्रॉब्लम बस ये हो सकती है कि सब चीज़ अच्छा चल रही हो, अचानक से कुछ बहुत नेगेटिव आ जाए, यानी कंपनी को जो यूएसएफडी की तरफ से कुछ लताड़ लग जाए, या कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इनकी उसमें कुछ अनहोनी हो जाए, तो कुछ ब्लैक स्वॉन अगर इवेंट आ जाता है तो मैं कहता हूँ कि चीज़ें कुछ ऐसे थे, कुछ बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। वरना नॉर्मल और स्लाइटली बिलो एवरेज में भी मैं कहूँगा मार्क्सन एक अच्छा खासा बिजनेस कर सकती है। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फोकस, और आज के इस कॉम्पिटिटिव टाइम में तो आपको R&D में पैसे लगाने पड़ेंगे। कंपनी ने जो मेंटेन कर रखा है अपनी स्पेंडिंग को लगभग 3% इनके सेल्स का, और फोकस कर रही है एग्रेसिव फाइलिंग यूके में और कुछ नीश मॉलिक्यूल्स में यूरोपियन मार्केट्स में। ठीक है, नीश मार्केट्स में होता क्या है, थोड़े मार्जिन आपको अच्छे मिलते हैं। ओके ना, तो ये तो चीज़ सब हो गई, ये सब क्या है कैसा है, बट वो कौन सी चीज़ें हैं कि अगर आप मार्क्सन फार्मा में सोच रहे हो यार थोड़ा लंबा टूकेंगा, तो कौन सी चीज़ जो आपको ट्रैक करना है? आपको पहले ट्रैक करना है यूके प्राइसिंग स्टेबिलिटी। यूके का जो मार्केट है ना, वो फेस कर रहा है हाई सिंगल डिजिट प्राइस इरोशन, हाई सिंगल डिजिट प्राइस इरोशन। कोई भी स्टेबलाइजेशन अगर यहाँ होती है वो बहुत बड़ा बूस्ट देगा, बता रहा हूँ मैं आपको, ओवरऑल मार्जिन्स में। फिर यूरोपियन एक्सपेंशन, आपको ये ट्रैक करना है कि ये जो कंपनी ने जो न्यूली फॉर्म्ड सब्सिडरी की है, जो आयरलैंड में इन्होंने किया है, कनाडा में किया है, वो किस तरह प्रोग्रेस कर रहा है, और जो आने वाले समय कंपनी अन्य कंपनियां खरीदेगी उसको अपनी कंपनी के साथ कैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं यूरोप में। ठीक है, क्योंकि कंपनियां खरीदना फिर भी मैं कहूँगा पैसा लगा आपने खरीद लिया, अब उसकी पावर को आप अपनी खुद की कंपनी के साथ, पुरानी के साथ कैसे इंटीग्रेट करते हो और उसका इस्तेमाल करते हो अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाने में। फिर है एम्प्लॉय कॉस्ट। देखो, रीसेंट एम्प्लॉय कॉस्ट क्यों बढ़ा हम सबको पता है, हर एक कंपनी के बैलेंस शीट में दिख रहा है। जो नया लेबर कोड आया है 2.8 करोड़ का, प्लस गोवा फैसिलिटी में कुछ स्केल अप किया गया है, तो इन्वेस्टर्स को ये देखना है क्या ये कॉस्ट स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे क्या एज अ % ऑफ सेल बाय Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 27, ये हमको देखना पड़ेगा। फिर है यूएस एफडी अप्रूवल,
रिसेंट जो अप्रूवल आया ना एमाइड हाइड्रोक्लोराइड का ओटीसी, ये बहुत पॉजिटिव रहा। अगर कंटिन्यू अप्रूवल आता है पेन और एलर्जी सेगमेंट में, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि देखो पेन सेगमेंट में भी और ओटीसी में यही मार्क्सन फार्मा की एक बहुत बहुत बड़ी मजबूती है। ओके नाउ अब आगे बढ़ते हैं कि ब्रोकरेज क्या कह रहे हैं। तो देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, क्योंकि ओपिनियन ना बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है फंडामेंटल वैल्यू और करंट टेक्निकल वीकनेस में। ऐसा क्यों है? देखिए सबसे पहला है चॉइस। चॉइस तो कहता है भाई साहब 225 का टारगेट दे रहा है। रीजन स्ट्रॉन्ग यूएस पाइपलाइन है, मार्जिन में रिकवरी देखने को मिलेगी, डेट फ्री स्टेटस है। एचडीएफ सिक्योरिटीज ये 210 से 225 की टारगेट दे रही है। क्यों? एक बहुत मजबूत एग्जीक्यूशन यानी कामकाज चल रही है इनकी टीवाई फैसिलिटी में और ओटीसी प्रेजेंस को। देखो कई लोगों को पता होगा ओटीसी क्या होता है, ओवर द काउंटर, यानी उसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन नहीं देना पड़ता, आप सीधा मेडिकल स्टोर से जाकर के ले सकते हो। और यहाँ भले ही आपको बहुत अलग लग रहा हो, बट यूएस के मार्केट्स में मैं आपको बता दूं, जो यूएस या यूरोप कंट्रीज हैं वहाँ पर आपको प्रिस्क्रिप्शन होनी ही चाहिए। मार्केट वो जो तो सेल की बात कहता है, उनका ही मानना है यार इसकी वैल्यूएशन बड़ी हाई है, और क्योंकि जो पैग रेशियो के हिसाब से, और एफ आई एस ने अपना स्टेक रिड्यूस इसमें किया हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें आपको देखना है। लेकिन भाई साहब एफ आई एस तो हर जगह से बेच रहे हैं अभी के टाइम में। एफ आई आईज जिस प्रकार की सेलिंग कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत डेंजरस है। फिर टेक्निकल स्ट्रक्चर, ये एआई जनरेटेड टेक्निकल स्ट्रक्चर है। आप देखो आरएसआई जो है वो 54.5 में है, जो सजेस्ट करता है स्टॉक अब अभी ना ओवरसोल्ड जोन में तो नहीं है, लेकिन इसके पास रूम है कुछ बाउंस करने का। रेजिस्टेंस है 184.30 और ये हमको दिखाया, अगर आप ट्रैक करोगे मार्क्सन को, ये अक्सर इसी के आसपास फिर नीचे चला जाता है। सपोर्ट 1 है 78.60, तो ये अभी बचा हुआ है। और उसके बाद 172.40 जो एक हिस्टोरिकल सपोर्ट है इस कंपनी का। ठीक है, देखो फिर यहाँ पे लिखा है जो चार्ट है ना वो एक राउंडिंग बॉटम का अटेम्प्ट देखते हैं 180 के आसपास। अगर स्टॉक एक सस्टेनेबल क्लोज दे देता है 188 के ऊपर, तो एक ऐसी रैली होगी जो स्टॉक को आराम से 210 के मार्क तक लेकर के जाएगी। ओके नाउ अब आते हैं, देखो ये तो बातें हो गई क्या है कैसा है, बहुत आम। अब देखते हैं कुछ चीज़ों की जिसकी चर्चा कम चल रही है। देखो अंडर द रडार जो फैक्टर ना मार्क्सन की फार्मा को शेप करेंगे। वाइल मार्केट हमेशा ऑब्सेस होता है रेवेन्यू ग्रोथ से, जो असली स्टोरी है ना वो शिफ्ट प्लम्बिंग ऑफ द बिजनेस मॉडल है। पहला जो इनविजिबल मार्जिन लीवर होगा, टीवा ग्लोआ प्लांट यूटिलाइजेशन। देखो बहुत सी रिपोर्ट ये मेंशन कर रही है जो इनका टीवा प्लांट एक्विजिशन है, बट बहुत ही कम है जो हाईलाइट करते हैं यूटिलाइजेशन गैप। आपको समझना पड़ेगा मैथ क्या है। करेंटली जो गोवा फैसिलिटी है वो ऑपरेट होती है एनुअल रन रेट ऑफ 560 से 600 करोड़, बट फैसिलिटी डिजाइन है 800 करोड़ से भी ऊपर के धंधे में। यानी इनसाइड क्या है, जो कंपनी अगर 600 करोड़ से 800 करोड़ की तरफ मूव हो जाती है काम करने में, ऑलमोस्ट ऑल जो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू है विल ड्रॉप डायरेक्टली टू दी एबिटा लाइन, क्योंकि जो फिक्स कॉस्ट है लेबर इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनेंस वो ऑलरेडी बेक्ड इन है। क्योंकि भैया इतनी बड़ी साइट है तो आप अगर उसका भले ही पूर्ण यूटिलाइज ना करो, उसको मेंटेन कर तो पैसा दोगे। तो ये जो ऑपरेटिंग लेवरेज है ना, मैनेजमेंट ने हिंट किया है एट Q3 कॉल, जो इसे पुश कर सकता है मार्जिन को टुवर्ड्स 23 to 25% बाई फाइनेंशियल 27, और ये करंट ब्रोकरेज से बहुत आई है। क्यों? तो क्यों कब होगा? अगर ये 800 करोड़ से ऊपर का धंधा इनका टीवा गोवा प्लांट का अगर हो जाता है तो इफ है ये। फिर स्टोर ब्रांड पिवट बिकमिंग अ मिनी एफएमसी। देखो ये बात कईयों कम पता है कि मार्क्सन ना अब धीरे धीरे अपने आप को सिर्फ एक जेनरिक फार्मा से दूर ले जा करके कंपनी सेलिंग टू होलसेलर टू अ प्राइवेट लेबल पार्टनर, ये अब रिटेलर को सेल कर रहे हैं। कौन सा? पहला द वॉलमार्ट और CVS कनेक्शन। दे आर बिकमिंग प्रिफर्ड स्टोर ब्रांड मैन्युफैक्चरर फॉर जाइंट लाइक वॉलमार्ट, टारगेट और CVS। और आपको बताने की जरूरत नहीं है कितने बड़े बड़े ब्रांड है। ठीक है, एक बार अगर स्टोर ब्रांड में इनका नाम आ गया बहुत अच्छा होगा। अब ये मैटर क्यों करता है? देखो जो यूएस है ना वहाँ पे जो स्टोर ब्रांड्स हैं वो सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा कंज्यूमर लॉयल्टी रखते हैं और उनकी मार्जिन बहुत स्टिक करती हैं रेदर देन जेनरिक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। ये जो शिफ्ट है ना मार्क्सन के जो रिस्क प्रोफाइल है फार्मा प्राइस इरोजन को टू रिटेल कंजम्पशन, हम देख रहे हैं कि भैया यूके में तो सिंगल हायर डिजिट में जो प्राइस है वो इरोड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये फायदा देगा। एंड
दे आर जस्ट सेलिंग पिल्स, वो सिर्फ पिल्स नहीं बेच रहे, वो दे आर मैनेजिंग सप्लाई चेन फॉर वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटेलर्स। ठीक है, फिर है तीसरा द एफ आई आईज एक्सोडस मिस्ट्री। देखो एक डेटा पॉइंट ना बहुत सारे हेडलाइन मिसिंग है कि जो एफ आई होल्डिंग है वो क्रैश हो चुकी है, जो पहले 16.9% थी अब सिर्फ 8.1% हो गई है। देखो कॉन्टेक्स्ट क्या है, जब इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग आधी हो जाती है ना 3 महीनों में, स्टॉक यूजुअली कोलैप्स कर जाता है। ये कितनी भारी सेलिंग है आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट मार्क्स एंड फार्मा ना 175 से 180 के सपोर्ट जोन को मजबूती से बढ़ाया हुआ है। ये सजेस्ट क्या करता है कि अब जो सेलर्स हैं वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, जो कमजोर हाथ थे एफ आई आईज वो अब मिड आउट ऑफ मिड कैप्स हो चुके हैं, हैव लार्जली एग्जिटेड, और जो शेयर्स है ना वो एब्जॉर्ब किए जा चुके हैं म्यूचुअल फंड जिन्होंने में अपनी होल्डिंग को बढ़ा ली है, और सोफिस्टिकेटेड रिटेल इन्वेस्टर, और जो ओवरहैंग था ना बिग सेलर का ये पीछे जा चुका है। ठीक है, और मैं इसीलिए कह रहा हूं वर्स्ट केस सिनेरियो मतलब बहुत ही खराब में भी स्टॉक 150 के आसपास जाए इसके चांसेस मुझे कम लगते हैं। ठीक है, फिर कॉस्ट एनालिसिस Q3 नंबर अगर आप क्लोजली देखोगे तो जो दो खर्चे हैं उन्होंने पूरा नीचे गिराया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को। पहला लेबर लॉ कोड 2.8 करोड़, फिर है वेयर हाउस लीज। देखो कंपनी ने ना इंटेंशनली बढ़ाया है लीज रिलेटेड फाइनेंस कॉस्ट को। क्यों? बाय सेटिंग अप एक नया वेयर हाउस उन्होंने रखा है यूएस में और यूके में। ये एक डिफेंसिव मूव था ताकि वो 4 से 6 महीने जो दवाई उसे स्टोर कर पाए बाईपास रेड सी शिपिंग वोलेटिलिटी। देखो हम सबको पता है हाउती रेबल किस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, तो एक स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए थी मार्क्स एंड फार्मा को जहां पर वो अच्छे से अपने सामान को 4 से 6 महीना आराम से रख सके, चाहे ताकि वोलेटिलिटी बच जाए। स्ट्रैटेजी बाय ईटिंग द लीज कॉस्ट नाउ उन्होंने इंश्योर किया है कि वो कभी भी ना लूज आउट नहीं करे आउट ऑफ स्टॉक के इश्यूज को अगर ग्लोबल शिपिंग वर्स हो जाती है, और इस एक चीज को एनालिस्ट अक्सर मिस कर रहे हैं। ठीक है, तो मार्क्स एंड फार्मा के ऊपर ना मेरे को एक कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो देना था और खुद ही मुझे पढ़ाई करनी थी कि भाई मार्क्स एंड किस तरह चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है आपके भी रिसर्च में एजुकेशन में काम आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सूर्यकांत है,